अगर आपको एक दिन अचानक पता चले कि आप माफिया डॉन की रिलेटिव हैं, तो आप क्या करेंगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। ये कहानी क्रिस्टीन नाम की एक औरत की है जो अपने ग्रैंडपा की मौत के बाद इटली जाती है, जहाँ उसे अपने ग्रैंडपा के बारे में पता चलता है कि वो असल में एक माफिया डॉन है। इटली के एक एरिया में माफिया की लड़ाई में कई लोग मारे गए और इन्हीं लोगों में क्रिस्टीन के ग्रैंडपा यानी माफिया का डॉन भी मारा गया, लेकिन उस डॉन की सलाहकार बेनिका बच गई थी। बेनिका डॉन की ग्रैंड डॉटर क्रिस्टीन को ये खबर देना चाहती थी, लेकिन क्रिस्टीन को अपने बेटे की चिंता थी जिसे वो दूसरे शहर भेजकर कॉलेज की पढ़ाई पूरी करवाना चाहती थी। इसलिए क्रिस्टीन बेनिका की बात सुने बिना ही कॉल काट देती है। क्रिस्टीन अपने पति पॉल की हरकतों से भी खुश नहीं थी और न ही उसे अपना बॉस पसंद था, क्योंकि वो नहीं जानता था औरतों की इज्जत कैसे की जाती है। इसलिए उसने क्रिस्टीन की नाक में दम कर रखा था। क्रिस्टीन इस सब से बहुत ज्यादा थक चुकी थी और अब एक और मुसीबत उसकी राह देख रही थी। क्रिस्टीन नहीं जानती थी उसके पिता का परिवार कहाँ है। बेनिका दोबारा क्रिस्टीन को कॉल करती है और उसे बताती है तुम्हारे ग्रैंडपा की मौत हो गई है, लेकिन क्रिस्टीन को इस बात की कोई खास परवाह नहीं थी। बेनिका क्रिस्टीन को बताती है तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें अपना वारिस चुना है, इसलिए अब तुम्हें इटली आना होगा। क्रिस्टीन इटली जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन उसी वक्त उसे पता चलता है कि पॉल उसे धोखा दे रहा है। ये जानकर क्रिस्टीन बहुत दुखी हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि उसे अब क्या करना चाहिए। जिस पर क्रिस्टीन अपनी दोस्त जेनी से इस बारे में बात करती है तो वो क्रिस्टीन को समझाती है अगर किस्मत तुम्हें एक अच्छा मौका दे रही है तो तुम्हें इटली जाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहिए। लेकिन क्रिस्टीन इटली जाने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उसे अपने बेटे की चिंता थी। जेनी के बहुत देर तक समझाने के बाद आखिरकार क्रिस्टीन इटली जाने के लिए मान जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्टीन पॉल को छोड़कर इटली चली जाती है, जहां जाते ही उसकी मुलाकात एक हैंडसम लड़के लोरेंजो से होती है। क्रिस्टीन और लोरेंजो एक दूसरे को देखते ही एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। क्रिस्टीन को विश्वास नहीं हो रहा था कि इटली आते ही उसकी किस्मत बदलने लगी है। तभी वहाँ बेनिका के आदमी भी पहुँच जाते हैं और क्रिस्टीन को ना चाहते हुए भी लोरेंजो को वहाँ छोड़कर अपने ग्रैंडपा के फ्यूनरल में जाना पड़ता है। क्रिस्टीन को शहर से दूर एक इटालियन गांव में ले जाया जाता है, जहाँ एक चर्च में उसकी मुलाकात बेनिका और अपने कजिन फेब से होती है। क्रिस्टीन अपने ग्रैंडपा के काम के बारे में कुछ नहीं जानती थी और तभी फ्यूनरल में फायरिंग होने लगती है। क्रिस्टीन ने इससे पहले ऐसी किसी सिचुएशन को फेस नहीं किया था, इसलिए वो नहीं जानती थी खुद को कैसे बचाया जाए। वो ना चाहते हुए भी माफिया की दुनिया का हिस्सा बनकर अब इस सब में फंस गई थी। लेकिन कुछ देर बाद बेनिका के आदमी डरी हुई क्रिस्टीन को गाड़ी में बिठा कर बेनिका के ऑफिस ले जाते हैं। ऑफिस में क्रिस्टीन को बताया जाता है तुम्हारे ग्रैंडपा एक माफिया डॉन थे और रोमानो नाम के एक माफिया परिवार ने उसके ग्रैंडपा को मारा है। अब रोमानो परिवार का एक और आदमी कार्लो फेब को मारना चाहता है, क्योंकि फेब ने ही कार्लो के पिता को मारा था, जो रोमानो परिवार का कर्ता धर्ता और डॉन था। क्रिस्टीन को उसके ग्रैंडपा का वीडियो मैसेज दिखाया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था मैं जानता हूँ मेरी मौत बहुत करीब है, इसलिए मैं चाहता हूँ क्रिस्टीन मेरे बाद मेरी जगह लेकर माफिया डॉन बने, लेकिन फेब ऐसा नहीं चाहता था। ये सब सुनकर क्रिस्टीन डर जाती है और बेनिका से कहती है मेरी बजाय फेब को बॉस बनना चाहिए, क्योंकि मैं तो यहाँ सिर्फ छुट्टियाँ बिताने और अपने लिए एक नया पति ढूंढने आई हूँ। बेनिका के लोग उसे धमकाने लगते हैं, लेकिन वो किसी की धमकी नहीं सुनती और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। बेनिका उसे समझाती है तुम अपनी किस्मत से नहीं भाग सकती और अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है, इसलिए सोच समझकर डिसाइड करना कि तुम खुद को मरवाना चाहती हो या अपने ग्रैंडपा की जगह लेकर उनकी मौत का बदला लेना चाहती हो। बेनिका की बात सुनकर क्रिस्टीन कुछ सोचने लगती है और फिर वो वहीं रुक जाती है, क्योंकि उसके पास बेनिका की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बेनिका क्रिस्टीन को वाइन बनाना सिखाती है और साथ ही वो उसे उसके ग्रैंडपा के परिवार के बारे में जानकारी भी देती है। बेनिका के कहने पर उसके आदमी लोरेंजो का भी पता लगा लेते हैं। क्रिस्टीन लोरेंजो से मिलने के लालच में डॉन बनने के लिए मान जाती है। अब दुनिया वालों की नजर में बेल्बेनो परिवार की असली डॉन क्रिस्टीन थी, जिसे पिस्टल पकड़ना भी नहीं आती थी। क्रिस्टीन को रोमानो परिवार के डॉन के साथ एक मीटिंग के लिए तैयार किया जाता है। तैयारी पूरी होने के बाद रात को क्रिस्टीन कार्लो से मिलने जाती है। कार्लो तो फेब के यहाँ आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन बेल्बोनो परिवार की तरफ से फेब की बजाय क्रिस्टीन को यहाँ देखकर वो हैरान हो जाता है। कार्लो क्रिस्टीन के साथ बिजनेस की बातें करना चाहता था, लेकिन क्रिस्टीन को इस वक्त खाने के अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा था। कार्लो क्रिस्टीन का बिहेवियर देखकर समझ जाता है कि क्रिस्टीन से अपनी बातें मनवाने के लिए उसे क्रिस्टीन का दिल बहलाना होगा। क्रिस्टीन कार्लो से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके करीब आने का सोचती है, इसलिए वो अपने आदमियों को बाहर भेज देती है। लेकिन क्रिस्टीन नहीं जानती थी कि कार्लो तो सिर्फ यहाँ उसे मारने के इरादे से आया है। कार्लो क्रिस्टीन को बहलाकर एक रूम में ले जाता है, जहाँ मौका मिलते ही वो जहर की शीशी निकालकर उसकी वाइन ग्लास में डाल देता है। कार्लो को लगा उसने क्रिस्टीन को जहर वाली वाइन पिलाकर उससे हमेशा के लिए पीछा छुड़वा लिया है, लेकिन वो नहीं जानता था क्रिस्टीन ने गलती से वाइन वाला ग्लास बदल दिया था और जिस ग्लास में कार्लो ने जहर मिलाया था वो क्रिस्टीन के बजाय उसने खुद पी लिया था। कार्लो खुद अपने ही जाल में फंसकर अपने हाथों मारा जाता है। क्रिस्टीन के साथ आए आदमी इन सब बातों से अनजान थे और इधर क्रिस्टीन भी
कार्लो को मरता देखकर डर जाती है, इसलिए वो बाहर जाने के बजाय जेनी को कॉल करके सब कुछ बताती है। क्रिस्टीन के साथ आए आदमियों को शक होने लगता है कि क्रिस्टीन मुसीबत में है, इसलिए वो कार्लो के आदमियों को मारकर क्रिस्टीन को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। वो लोग ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि क्रिस्टीन ने कार्लो को मार ही दिया था, क्योंकि क्रिस्टीन तो डॉन बनने के लिए भी तैयार नहीं थी और अब उसने एक खतरनाक माफिया डॉन को मार डाला था। वो लोग नहीं जानते थे कि ये सब क्रिस्टीन ने नहीं बल्कि खुद कार्लो ने ही किया था। क्रिस्टीन तो कार्लो की लाश देखकर खुद भी डरी बैठी थी, लेकिन बेनिका इस बात पर खुश थी कि क्रिस्टीन ने पहली ही मीटिंग में मुसीबत का डी एंड कर दिया है और लोगों को ये बता दिया है कि बेल्बैनो परिवार अभी भी उतना ही मजबूत है जितना ग्रैंडपा के होते हुए मजबूत था। बेनिका बहुत खुश थी और अब इस खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी। उसे यकीन था कि इस हादसे से अब दूसरे सब माफिया परिवारों को पता चल जाएगा कि उन्हें अभी भी बेल्बैनो परिवार से डर कर रहना चाहिए। सीन्स कार्लो के परिवार पे शिफ्ट होते हैं, जहाँ कार्लो की मौत का सुनकर उसका भाई बदले की आग के लिए भड़क जाता है और अब वो पहले से ज्यादा बेल्बैनो परिवार के खिलाफ हो गया था, इसलिए अब वो किसी भी कीमत पर क्रिस्टीन की जान लेना चाहता था। अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कार्लो का भाई अपने एक आदमी ब्रूनो को क्रिस्टीन को मारने के लिए भेजता है। उधर क्रिस्टीन को अभी तक माफिया के तौर तरीकों की समझ नहीं आई थी, पर वो इसकी परवाह किए बगैर कि उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल और खतरे में आ चुकी है, वो बस बेनिका से कहती है कि उसे लोरेंजो से मिलना है, जैसे उसने क्रिस्टीन पर कोई जादू कर दिया हो। बेनिका उसे लोरेंजो के घर जाने की इजाजत दे देती है, लेकिन साथ ही वो उसकी रक्षा के लिए उसके साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी भेजती है। क्रिस्टीन उन 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर लोरेंजो के घर पहुंच जाती है, जो क्रिस्टीन को अपने घर देखकर बहुत खुश होता है। क्रिस्टीन लोरेंजो के साथ वक्त बिताने लगती है, लेकिन क्रिस्टीन के साथ आए बॉडीगार्ड्स को लोरेंजो की आंटी के साथ वक्त बिताना पड़ता है, जो उनके लिए किसी माफिया वॉर से भी ज्यादा मुश्किल काम था। क्रिस्टीन की तरह लोरेंजो भी डिवोर्स था, इसलिए बातों बातों में दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। लेकिन उसी वक्त क्रिस्टीन को वहाँ से जाना पड़ता है, क्योंकि उसे काम के लिए एक मीटिंग को ज्वाइन करना था। क्रिस्टीन अपने ऑफिस कोलीग्स के साथ वीडियो मीटिंग में मसरूफ थी जब ब्रूनो उसे मारने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। क्रिस्टीन ब्रूनो को देखकर परेशान हो जाती है, क्योंकि वो वहाँ अकेली थी, इसलिए उसे किसी की मदद की भी कोई उम्मीद नहीं थी। क्रिस्टीन को अकेले ही ब्रूनो के साथ लड़ना पड़ता है और यहाँ भी वो लकीली अपने दुश्मनों को मजाक चखा देती है। वो ब्रूनो के साथ लड़कर खुद को बचाती है और फिर चलती हुई वीडियो कॉल पर अपने बॉस को गाली देती है और हमेशा के लिए उसकी जॉब छोड़ देती है। जिसके बाद क्रिस्टीन लोरेंजो के पास जाती है और रात लोरेंजो के साथ बिताने के बाद अगली सुबह कार्लो के भाई ममोनी से मिलने जाती है। ममोनी ये जानकर हैरान था कि एक डरपोक अमेरिकन लड़की ने अकेले ही उसके भाई कार्लो और उसके सबसे खतरनाक गुंडे ब्रूनो को कैसे मार डाला। ममोना क्रिस्टीन के साथ बिना कोई बहस किए झगड़ा खत्म करने के लिए मान जाता है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने लड़ाई खत्म ना की तो अगली बारी उसकी भी हो सकती है। फेब भी दूसरों की तरह क्रिस्टीन को एक खतरनाक औरत समझने लगा था, इसलिए वो क्रिस्टीन की इज्जत करने लगता है और उसे अपना डॉन मान लेता है। लेकिन ये बात तो सिर्फ क्रिस्टीन ही जानती थी कि जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक इत्तेफाक था। क्रिस्टीन को इस बात का भी डर था कि एक माफिया परिवार का हिस्सा बनने के बाद वो एक बुरी औरत बन जाएगी। बेनिका उसकी सोच जानने के बाद उसे समझाती है कि ये जरूरी नहीं होता कि माफिया के लोग बुरे ही हों। हर फील्ड में अच्छे और बुरे लोग होते हैं, इसलिए तुम्हें अपने इस नए काम को बुरा काम नहीं समझना चाहिए। वो क्रिस्टीन से कहती है तुम्हें भी अपने ग्रैंडपा की तरह अपने इस काम के जरिए लोगों की मदद करनी चाहिए। बेनिका क्रिस्टीन को अपने बारे में बताती है कि मेरे स्कूल में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मेरा एक पाँव टूट गया था, जिसके बाद तुम्हारे ग्रैंडपा ने न सिर्फ मेरा इलाज करवाया बल्कि मेरी परिवार का भी ख्याल रखा। बेनिका की बातों से वो सोच में पड़ जाती है, जो देखकर बेनिका उसे कहती है अब तुम्हें अपनी इस नई जिंदगी और पुरानी जिंदगी में से किसी एक को चुनना होगा। बेनिका की बातें सुनकर क्रिस्टीन समझ गई थी कि अब उसे क्या करना होगा। उसने सोच लिया था कि वो अपने नए माफिया परिवार के जरिए लोगों की मदद करेगी, इसलिए वो दवाइयों का काम शुरू करती है और साथ ही उसने अपने और लोरेंजो के रिश्ते को भी आगे बढ़ाने का सोचा था, जिससे उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल होने लगा था। क्रिस्टीन माफिया बॉस बन जाती है और वैसी ही बनती है जैसी उसके उधर के लोग उसे देखना चाहते थे। बॉस बनने के बाद उसे एहसास हुआ कि माफिया बॉस होने के बावजूद वो एक अच्छी इंसान के तौर पर जिंदगी बिता सकती है। माफिया बॉस बनने के बाद क्रिस्टीन को समझ आया कि हर माफिया बुरे धंधे नहीं करता। ये सब बेनिका की वजह से हुआ था, क्योंकि अगर बेनिका उसे बॉस बनने के लिए मजबूर ना करती तो वो इस सब के बारे में कभी ना जान पाती। लोरेंजो क्रिस्टीन के बारे में कुछ नहीं जानता था और उसे शक था कि क्रिस्टीन उससे कोई बात छुपा रही है। एक दिन लोरेंजो क्रिस्टीन से इस बारे में
में बात करता है तो तभी उनके सामने पॉल आ जाता है। पॉल को देखकर लोरेंजो को शक यकीन में बदलने लगा था, लेकिन पॉल तो यहाँ सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो कंगाल हो चुका था। पॉल की ये हालत देखकर क्रिस्टीन को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन माफिया के लोग उसे समझाते हैं, पॉल जैसे बेशर्म आदमी के लिए तुम्हें अपनी अच्छाई को भुलाना होगा, तुम्हें पॉल को माफ नहीं करना चाहिए। सबके समझाने पर क्रिस्टीन भी समझ जाती है और उसे याद आता है कैसे पॉल ने उसे धोखा दिया था। कुछ दिन बाद क्रिस्टीन बेनिका से कहती है, मैं ये काम छोड़कर हमेशा के लिए लोरेंजो के साथ रहना चाहती हूँ। बेनिका को ये बात अच्छी नहीं लगती कि क्रिस्टीन एक आदमी के लिए अपना काम और ये जिंदगी छोड़ना चाहती है, लेकिन वो क्रिस्टीन को मनाने के लिए कुछ नहीं कर पाती। बेनिका क्रिस्टीन को एक आखिरी मीटिंग में जाने के लिए मनाती है, इसलिए क्रिस्टीन मेमोनो से मिलने जाती है तो वो क्रिस्टीन से कहता है, तुम्हारे नए बिजनेस की वजह से हमारा काम बंद हो रहा है, इसलिए तुम्हें अपने इस नए बिजनेस में से होने वाले प्रॉफिट में से हमें कुछ पैसे देने होंगे। क्रिस्टीन मेमोनो से कहती है, मैं ये काम हमेशा के लिए छोड़कर बेनिका को नया बॉस बनाना चाहती हूँ, लेकिन वहाँ किसी को ये बात पसंद नहीं आती, इसलिए वो सब लोग अपनी गन्स निकाल कर क्रिस्टीन पर तान लेते हैं। इसी बीच वहाँ पुलिस छापा मारती है और तभी क्रिस्टीन को पता चलता है कि लोरेंजो और उसकी आंटी असल में पुलिस वाले हैं। धीरे धीरे सिचुएशन क्रिस्टीन और बाकी लोगों के हाथ से निकलने लगती है, इसीलिए पुलिस और माफिया के बीच फायरिंग होने लगती है। लोरेंजो क्रिस्टीन को बचाने की और उससे बात करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर में पुलिस उस जगह पर कब्जा कर लेती है और लोरेंजो क्रिस्टीन को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाता है। क्रिस्टीन का केस उसकी दोस्त जेनी ले लेती है, क्योंकि वो एक लॉयर भी थी और अपनी दोस्त के लिए कुछ करना चाहती थी। लोरेंजो ने जैसे सोचा था केस वैसे बिल्कुल नहीं चला, बल्कि गवाहों की मदद से ये साबित हो जाता है कि क्रिस्टीन सिर्फ वाइन और दवाइयाँ बनाने का काम करती है। जेनी ने ये केस जीतकर क्रिस्टीन को आजाद करवा दिया था। केस के बाद लोरेंजो क्रिस्टीन से कहता है, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर क्रिस्टीन को एहसास होता है कि अब उसे किसी और की जरूरत नहीं, बल्कि वो अकेली ज्यादा खुश रह सकती है। क्रिस्टीन जैसे ही वापस घर जाती है तो उसे पता चलता है उसके बॉडीगार्ड को किसी ने गोली मार दी है और दूसरी तरफ बेनिका की जान भी खतरे में है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि फेब ने किया था। फेब ने पॉल और क्रिस्टीन के बेटे को भी कैद कर रखा था। क्रिस्टीन उसके पास जाती है तो वो उसे बताता है, मैंने बेनिका को भी मार दिया है और एक एक करके मैं तुम्हारे सब आदमियों को मार दूंगा, जिसके बाद मेरा बदला पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं इस परिवार का डॉन बनना चाहता हूँ। इसी बीच वो क्रिस्टीन के बेटे पर गोली चलाने की कोशिश करता है, जो देखकर क्रिस्टीन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उसके साथ लड़ने लगती है। क्रिस्टीन फेब से लड़कर किसी तरह अपने बेटे को बचा लेती है और तब ही वहाँ बेनिका भी पहुँच जाती है। यहाँ हमें पता चलता है फेब ने बेनिका के नकली पैर पर गोली मारी थी, इसलिए वो अभी भी जिंदा थी। क्रिस्टीन अब फेब का पीछा करने लगती है, जो वहाँ से भाग गया था। क्रिस्टीन उसके पास पहुँचकर उसके साथ लड़ने लगती है। लड़ाई के बीच फेब की इतनी बुरी हालत हो जाती है कि वो मरने वाला था, जो देखकर क्रिस्टीन उसे बचाने के बारे में सोचती है, लेकिन फेब उसे अपना बॉस मानने से इनकार कर देता है, इसलिए क्रिस्टीन उसे बचाने के बजाय मार डालती है। अब हर कोई जान गया था कि क्रिस्टीन एक माफिया डॉन है। क्रिस्टीन ने वाइन बनाने का धंधा भी नहीं छोड़ा था और अपने दुश्मनों को भी बता दिया था कि वो किसी से नहीं डरती। कुछ ही सालों में क्रिस्टीन इटली की सबसे खतरनाक और इज्जतदार औरत बन गई थी। शायद ये पहली डॉन थी जिसकी लोग डर की वजह से नहीं बल्कि उसके कामों की वजह से इज्जत करते थे। ये वही क्रिस्टीन थी जिसने कभी गोली की आवाज भी नहीं सुनी थी और अब उसके दुश्मन उसके नाम से भी डरते थे। इसी के साथ ही हमारी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।